Hello everybody, I am Dr. Shilpi Shrivastava, Senior IVF Consultant working with Medicover Fertility Solutions, Dwarka. Today we are going to talk about a very important topic which is teratozoospermia. Teratozoospermia अगर बहुत सिंपल शब्दों में हम समझना चाहें कि क्या होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक स्पर्म का शेप एंड साइज उसके आकार में प्रॉब्लम है और गड़बड़ी है. Whenever we are investigating a couple, semen analysis is one of the first tests which we advise the couple. क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, चीप होता है एंड नॉन इन्वेसिव टेस्ट है. अगर मैं आपको बताऊं कि सीमन एनालिसिस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो एक मेल के फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल को जज करता है, तो आई लाइक टू से दैट इट इज द मोर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म. And again, it is the most ignored criteria also. जब भी एक मेल का सीमन एनालिसिस किया जाता है तो उस स्पर्म सैंपल में 3 चीजें हैं जो मुख्य तरीके से देखी जाती हैं. सबसे पहले काउंट, यानी कि क्या नंबर है, एक सैंपल में कितने स्पर्म्स हैं. उसके बाद होता है मोटिलिटी, मतलब कि उस स्पर्म में आगे बढ़ने की क्षमता कैसी है. और उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इसको देखने का तरीका ऐसा होता है कि किसी भी फ्रेश सैंपल में स्पर्म्स को स्टेन किया जाता है और फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है. किसी भी स्पर्म की 3 इंपॉर्टेंट मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं: हेड, मिड पीस एंड टेल. तो जो एक स्पर्म होता है उसका स्पर्म एक्चुअली एक तरह का कैरियर है जो जेनेटिक मटेरियल उस साइट में कैरी करता है. Correct? It is a type of a courier or a carrier which carries the genetic material from the male to the female. और ये genetic material बहुत tightly packed होता है head में. जो sperm का head है उसका आकार ही ये भी decide करता है कि कौन सा sperm उस साइट में enter कर पाएगा कि नहीं. तो बहुत जरूरी होता है कि head, mid piece और tail को सही तरीके से evaluate किया जाए और WHO के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से इनको देखा जाए और फिर मॉर्फोलॉजी की रिपोर्ट दी जाए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ड्यूरिंग अ सीमन एनालिसिस इज कि सीमन एनालिसिस तो बहुत सारे लैब्स कर रहे हैं एंड दे विल कमेंट ऑन द मोटिलिटी एंड दे विल कमेंट ऑन द काउंट. मतलब आपको काउंट एंड मोटिलिटी तो बता देंगे पर मॉर्फोलॉजी पे कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैब टेक्नीशियंस दे डोंट नो और इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो दे डोंट वांट टू डू द मॉर्फोलॉजी. एक स्पर्म के मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए WHO कहता है कि एटलीस्ट 200 स्पर्म्स को एग्जामिन करना है और क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से उसको एग्जामिन करना है और तब आप उस सैंपल में कितने मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म्स हैं आपको ये बताना है. मोस्ट ऑफ द लैब टेक्नीशियंस उनको आता नहीं है देखने. मोस्ट ऑफ द लैब्स विल गिव रिपोर्ट्स. आप देखोगे हमारे पास रिपोर्ट आती है जिसमें 70% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है, विच इज एन एब्सोल्युटली incorrect report for an IVF specialist. When we are seeing a semen analysis report और जब भी हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी पे कमेंट है 70%, 80%, we know that the semen sample has not been examined properly. हमें पता चल जाता है कि ढंग की जगह से नहीं कराया गया है और ढंग से इस सैंपल को एग्जामिन नहीं किया गया है. तो एज अ पेशेंट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी अपनी स्पर्म मोर्फोलॉजी सीमन एनालिसिस आप करा रहे हो तो एक रिलायबल लैब से कराओ. पता करो कि कौन देख रहा है. एक लैब टेक्नीशियन आपका स्पर्म एनालिसिस करेगा कि एक एंड्रोलॉजिस्ट आपके स्पर्म को एनालाइज करेगा. एंड ऑलवेज गिव फोकस टू योर मॉर्फोलॉजी रिपोर्ट. WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से 4 to 14% अगर नॉर्मल स्पर्म्स हैं तो उस सैंपल को एक नॉर्मल सैंपल माना जाता है. That means that even if there are 96% of abnormal sperms in a sample and only 4% of sperms are looking normal morphologically, that is an absolutely normal sample. Most of the times हमारे पास couples वापस आते हैं और कहते हैं कि मेरे तो सिर्फ 4% नॉर्मल हैं और 96% स्पर्म्स मेरे abnormal हैं, या मेरी रिपोर्ट आई है जिसमें 80% स्पर्म्स मेरे abnormal हैं, and they get very worried. They need to know कि again I'll repeat, as per WHO criteria, even if there are 4% of normal sperm in your sample, it is an absolutely normal sample. अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि
क्यों स्पर्म का मॉर्फोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है? तो अगर बात करें तो काउंट से हमें पता चलता है कि कितने स्पर्म्स हैं और गुड क्वांटिटी में स्पर्म्स हैं कि नहीं, ताकि वो आपके यूट्रस में एक अच्छी क्वांटिटी में स्पर्म्स को पहुंचा सके। मोटिलिटी से हमें पता चलता है कि कितने स्पर्म्स एग तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर मोटिलिटी नहीं होगी तो स्पर्म्स एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 15 सेंटीमीटर का एक ट्रैक्ट होता है जो इसको वो ट्रैवल करके ट्यूब तक पहुंचना होता है स्पर्म्स को। लेकिन मॉर्फोलॉजी जो है वो डिसाइड करती है कि चाहे जितने भी स्पर्म्स पहुंच जाएं एग के पास, कौन सा स्पर्म एग को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जा पाएगा और एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए फर्टिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए समझते हैं कि क्या कॉजेज हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी के एब्नॉर्मल स्पर्म्स के लिए। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वैरिकोसील्स किसी किसी पेशेंट को होता है, जो क्या करता है कि टेस्टिस के आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू लो मॉर्फोलॉजी एंड समटाइम्स देयर इज नो कॉज फाउंड एंड इट कैन बी जस्ट अ जेनेटिक कॉज कि मॉर्फोलॉजी कम है। 4% से कम होती है मॉर्फोलॉजी तो हम उसको लो मॉर्फोलॉजी या टेराटोजूस्पर्मिया बुलाते हैं स्पर्म में उसको। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर सम एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच हेल्प्स इन ट्रीटिंग दिस मॉर्फोलॉजी। आपको अगर लग रहा है कोई कॉज मिलता है, जैसे अगर आप हेवी स्मोकर और ड्रिंकर हो, तो यू हैव टू कट डाउन ऑन योर निकोटिन एंड अल्कोहल। अगर यू लीड अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, डे नाइट बैलेंस नहीं मेंटेन होता है आपके जॉब प्रोफाइल में, यू आर लेट नाइट वर्कर, तो दिस ऑल्सो आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस दैट लीड्स टू लो मॉर्फोलॉजी। तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो इनका करेक्टिव मेजर्स करके, थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट्स लेके, we can repeat the sample after 2 to 3 months and see if the morphology is improved. But if there is low morphology because of a genetic cause or because we could not find any cause, in such cases unlikely कि दवा खाने से और आपको ब्रेक लेने से आपकी morphology बहुत ज्यादा improve होगी। Male fertility is very difficult to treat, and most of the time these supplements are just given and they don't show a very good result. पर अगर आपको कोई कॉज नहीं मिल रहा है आपके मॉर्फोलॉजी के कारण को पता करने के लिए कि क्यों आपके स्पर्म्स मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल हैं, तो अनलाइकली कि एंटीऑक्सीडेंट्स के ट्रीटमेंट से और वैरिकोसील ऑपरेशन से ये मॉर्फोलॉजी इंप्रूव होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स can increase or improve the morphology from 1% to 2%, but 2% is still low. ऐसे केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स या कपल्स को मैंने देखा है who come and tell कि मैम shall we go for IUI। तो इन केसेस में जब मॉर्फोलॉजी स्पर्म की इम्प्रूव नहीं की है, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, IUI करने का कोई फायदा नहीं मिलता है इन कपल्स को, क्योंकि आपको ये समझना है यहाँ पे कि ये जो स्पर्म्स हैं ये डिफेक्टिव स्पर्म्स हैं। चाहे ये कितने भी नंबर में हो, चाहे इनकी मोटिलिटी कितनी भी अच्छी हो, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग एन एग। तो अगर हम IUI कर भी दें, बेस्ट मोटाइल स्पर्म्स पिक भी कर लें, लेकिन अगर इनका आकार सही नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। इन केसेस में ICSI जो होता है एक प्रोसीजर जिसमें मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म्स को पिक करके उन स्पर्म से एक एक अंडे में उन स्पर्म्स को डाला जाता है ताकि वी गिव द बेस्ट चांस टू एग एंड द स्पर्म। इस तरह का प्रोसीजर एक वरदान साबित होता है टेराटोजूस्पर्मिया के केसेस में, और आपको ICSI की हेल्प लेनी चाहिए। IMSI और PICSI जैसे टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोफ्लूइडिक्स एंड मैक जैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो कपल जिनमें स्पर्म मॉर्फोलॉजी 0% है, ऐसे कपल्स को भी अपने खुद के स्पर्म से कंसीव करने का चांस दिया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटी मेडिकवर फर्टिलिटी सॉल्यूशंस में अवेलेबल है। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ फर्दर क्वेरीज हैं तो आप हमारे टीम ऑफ फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन या मुफ्त परामर्श के लिए 8906-082-082 नंबर पे कांटेक्ट करें या हमारी वेबसाइट medicoverfertility.in पे विजिट करें। थैंक यू।